जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, 1 मिनट वेट करते हैं, ठीक है सबका, फिर आ जाए, उसके बाद शुरू करते हैं। मैंने बहुत देर पहले एक मैराथन ली थी 3 घंटे की, उसमें मैंने ये सारा टॉपिक इसी तरीके से कवर करवाया था। मे भी शायद आप में से कोई बच्चा होगा जिसने वो क्लास देखी होगी। मैंने एक फ्री क्लास में ये पढ़ाया था, उसमें मैंने इस पूरे टॉपिक को इसी तरीके से कवर किया था। कोई नहीं, करेंगे वो, ये सब चीजें भी आएंगी। पहले एक बार डिटेल में पढ़ना है, पहले एक बार सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद हम आगे कवर करेंगे। पहले आप जो अभी पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। ओके, सो सुबह हमने IUCN के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने किस चीज को पढ़ा था, उसके बाद हमने, कोई बात नहीं, वो सिर्फ हिंट दे रहा था आपको नोट्स का, साथ में हमने राम सर के बारे में पढ़ा था। राम सर के बारे में हमने पढ़ा था। अभी जो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज UNCHE, जहां से इंटरनेशनल कन्वेंशन की शुरुआत हुई। ठीक है जी, यहां से ऑफिशियल तौर पे, ऑफिशियली जहां से इंटरनेशनल कन्वेंशन की शुरुआत हुई, हम उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रिंसिपल बॉडीज का मतलब है कि जो मेन बॉडीज होंगी, जो मेन बॉडीज होंगी, मेन बॉडीज मतलब जो रूल्स बनाएंगी, जो उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, एक सेकंड। चलिए, अब हम यहां से शुरू करेंगे ह्यूमन, एक सेकंड, UNCH। ये देखो, फुल फॉर्म है इसकी
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट. The United Nations Conference on Human Environment was held in Stockholm, Sweden from 5th of June. 5 जून आप लोगों को पता है क्या होता है. 5 जून को आप वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हो. In 1972. Star date is 1972. ओके. तो ह्यूमन इन्वायरमेंट कर लो, ठीक है. डेवलपमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट कर लो इसको. ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, इसको सही कर दो. The United Nations Conference on Human Environment was first held in Stockholm, Sweden, 1972. It marked the emergence of international environment law. लिखा हुआ है ना, it marked the emergence, मतलब यहां से फिर सारी चीजें आनी शुरू हुई, मतलब यहां से शुरुआत हुई है इंटरनेशनल कन्वेंशंस की. स्टॉकहोम डेक्लेरेशन, ये डेक्लेरेशन है, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि एक स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हुई थी 2004 में. स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इट वाज अ डेक्लेरेशन. इट इज आल्सो नोन एज द डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट. इसको हम ह्यूमन इन्वायरमेंट की डेक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है. इट सेट आउट द प्रिंसिपल फॉर वेरियस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इश्यूज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. इसने क्या बोला कि अलग अलग चीजों के लिए रूल्स बनाए गए, फिर वो इंटरनेशनल इश्यूज हो, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे पोल्यूशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड है वो रूल्स बनाए जाए. इट आल्सो नोन एज द डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट. इसको बोला जाता है डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट. इट सेट आउट द प्रिंसिपल फॉर वेरियस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इश्यूज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. मतलब यहां से शुरुआत हुई थी. ऑलमोस्ट इन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर टॉपिक को टच किया, हर टॉपिक को टच करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग. ओके जी. तो ये फर्स्ट कन्वेंशन, फर्स्ट डेक्लेरेशन थी जो आप लोगों ने याद रखनी है. कब हुई थी? 1972 में. कब हुई थी? 1972 में. ये वाले इसके स्टैट्स जो आप लोगों ने याद रखनी है. अब ये इतना ही है, ठीक है. किस टॉपिक पे थी, कब हुई थी, कहां हुई थी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी. तो ये सारे पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिए. डेक्लेरेशन का मतलब सिर्फ डिक्लेयर किया था, कोई इसको इंप्लीमेंट नहीं किया था. इट वॉज जस्ट द स्टार्ट. ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था. उसके बाद ये वाला पॉइंट जिससे आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस टॉपिक से आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज यूएनईपी. यूएनईपी दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम. यूएनईपी और यूएनपी ये काफी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से यूएन की एंट्री आ जाती है. ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशंस के, नहीं ये अलग है, उसके अंडर नहीं आ रही, ये अलग है. उसके अंडर जितनी भी इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यूएनईपी. ठीक है जी. उसको कंट्रोल करने का सारा काम कौन कर रहा है? यूएनईपी के द्वारा किया जा रहा है. इट असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन इंप्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल साउंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. इट वाज फाउंडेड एट द रिजल्ट. ये क्यों आया था या इसका ओरिजिन क्यों हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था यूएनसीएचजी की वजह से. जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट पे, उसी की वजह से
यूएनईपी को बनाया गया। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज responsible for coordinating the UN's environmental activities and assisting developing countries in implementing environment sound policies. UNP was founded in June 1972. ये आप लोगों ने याद रखना है, ईयर याद रखना है 1972। जो UNHCHE था उसका भी ईयर कौन सा था? 1972 था। जो ये वाली पॉलिसी है, ये वाली जो बॉडी है, उसका भी ईयर 1972 ही है। और ये एक कैनेडियन बिजनेसमैन थे या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट जो लोगों का भला करते हैं। क्या नाम था उसका? मॉरिस स्ट्रॉन्ग, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर भी बने फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारे इश्यूज को क्या किया गया है? कवर किया गया। ठीक है जी। मतलब यूएनईपी के जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड यूएन के जितने भी एक्शंस होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, वो इसके द्वारा ही रेगुलेट की जाएंगी। Addressing climate change or combat desertification are overseen by the other organizations. ये क्लाइमेट चेंज या फिर डिजर्टिफिकेशन को टारगेट नहीं करता, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं यूएनएफसीसीसी। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। यूनाइटेड नेशंस फॉर्म है जो क्लाइमेट चेंज के लिए, वो क्लाइमेट चेंज को देखता है। और उसी तरीके से एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट यूएनसीडी है, यूएनसीडी है, दैट इज फॉर डिजर्टिफिकेशन, जो डिजर्टिफिकेशन को खत्म करने के लिए कवर किया जाता है। UNEP's एक्टिविटीज कवर अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर। उससे रिलेटेड उसके बाद जितने भी टॉपिक्स बच जाते हैं, मतलब आप डिजर्टिफिकेशन को छोड़ दो और क्लाइमेट चेंज को छोड़ दो, आप डिजर्टिफिकेशन को छोड़ दो और क्लाइमेट चेंज को छोड़ दो, उसके बाद जितने भी आपके टॉपिक्स बचेंगे वो सारे के सारे यूएनईपी के द्वारा कवर किए जाते हैं। डिजर्टिफिकेशन का मतलब जैसे हम पेड़ पौधे काटते हैं ना, डिजर्ट बना देते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मारुस्थल बना दिया जाता है पेड़ पौधे काट के। अब उसके बाद एक WMO और UN एनवायरनमेंट, इस बॉडी ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने WMO दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके IPCC को बनाया 1988 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो रेड किया गया है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1988 में बनाया गया। किसके द्वारा? UNEP प्लस WMO। ये भी एक बार पेपर में पूछा गया था। इन दोनों ने मिलकर 1988 में क्या बनाया? क्लाइमेट चेंज के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया गया। UN Environment is also one of the several implementing agency for the Global Environment Facility and the Multilateral Fund for Implementing of Montreal Protocol। और यही बॉडी है जिसने ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के लिए अलग अलग एजेंसीज और मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पैसा देने के लिए एक मल्टीलेटरल फंड है, बनाया गया है, उसको इंप्लीमेंट करने का भी यही काम कर रहा है। इट इज आल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDG का भी एक मेंबर है। जो UNEP है ना, ये इस वजह से फेमस हुआ क्योंकि इसके अंदर ना 1987 में जो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, दुनिया की आज तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कन्वेंशन कौन सी? मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किसके अंडर आई है? ये भी UNEP के अंडर आती है। और उसके बाद 2012 में मिनामता कन्वेंशन, जो कि मरकरी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, मरकरी के जो लेवल है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए की गई थी। क्लियर है? तो UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जिसने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके IPCC को बनाया 1988 में। ये इंप्लीमेंट एजेंसी है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के लिए। और ये जो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि 1987 में हुआ था, वो भी इसी के अंडर आता है, जिसके लिए ये मल्टीलेटरल फंड है, उसको इंप्लीमेंट करने का रोल प्ले करता है। उसके बाद 2012 में मिनामता कन्वेंशन भी हुई थी, जिसका मेन पर्पस था कि जो मरकरी है उसके लेवल को क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, मरकरी के लेवल को कंट्रोल किया जाए।
उसके साथ साथ इसने सोलर के लिए लोन्स वगैरह भी दिए हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स में क्या है, यही तो बताया ना कि यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट ग्रुप है उसका भी पार्ट है, और उसने इसके अंडर ही मॉनेटरी प्रोटोकॉल और मिनामटा कन्वेंशन भी हुई। ठीक है जी। हाँ, HQ हेडक्वार्टर देख लीजिए, शायद नैरोबी में ही है, एक बार चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें से, हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, नैरोबी में। ठीक है जी, हेडक्वार्टर कहां पे है, नैरोबी में। बेटा क्लाइमेट चेंज नहीं समझ रहे हो, जो मौसम बदल रहा है। ओके, और इसके साथ, और इसके अंदर कुछ है पढ़ने के लिए? नो। यहां से आप लोगों ने एक और पॉइंट लेना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, नैरोबी में। हेडक्वार्टर कहां पे है, नैरोबी में। और उससे पहले ये वाले जो सारे पॉइंट्स है वो आप लोगों ने यूएनईपी से रिलेटेड याद रखना। वो तो स्टॉक होम में ही है ना, वो तो हमने पहले पढ़ा था, ये पढ़ा था स्टार्टिंग में, यहां पर स्वीडन। उसके बाद आता है साइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा और फ्योना के साथ जो डील करती है। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वर्ल्ड फ्लोरा एंड फोना, जो पंछी है ना, समझ रहे हो ना, फ्लोरा और फोना तो समझते हो ना, जो ये पशु पंछी पेड़ पौधे, वो, तो ये साइट्स है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, अब इसमें क्या कर दिया गया था, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इसके अंदर पता क्या था, लोग, मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में बताया था कि इसके अंदर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, ट्रेड करना शुरू कर दिया था। ट्रेड करने का मतलब कि वो जो, जैसे वही हाथी के दांत का हुआ, चीते या हाँ उनकी स्किन का हुआ, इस तरीके से, तो इस वजह से उस ट्रेड को, ये डायरेक्टली कुछ नहीं करती है, इसके जितने भी एक्शन होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं। ठीक है जी, इसके डायरेक्टली एक्शन कोई नहीं होते हैं, ये सारे इनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं। इसका जो ड्राफ्ट है ना वो 1963 में बनाया गया था, एक आईयूसीएन की मीटिंग हुई थी, क्योंकि आपको बताया था ये भी आईयूसीएन के अंडर आता है, तो आईयूसीएन की एक मीटिंग हुई थी 1963 में, जिसके अंदर इसका ड्राफ्ट बनाया गया था। इसका मेन पर्पस था, ये जो कमर्शियल ट्रेड होता है ना, इलीगल ट्रेड होता है इंडेंजर स्पीसीज का, उसको किसी तरीके से रोका जाए। और ये कोई भी डायरेक्ट एक्शन नहीं लेती, समझ रहे हो ना, ये उन इंडेंजर स्पीसीज को नहीं बचा रहे जाके, समझ रहे हो ना, ये उन इंडेंजर स्पीसीज को नहीं बचा रहे हैं, बस ये उनके जो ट्रेड हो रहा है, उनका जो बिजनेस हो रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, ये उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ट्रेड रुक जाएगा तो अपने आप ही इंडेंजर स्पीसीज का जो जो उनको मारा जा रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इंडिया बिकम इट्स अ मेंबर इन 1976। इंडिया इसका मेंबर कब बना बेटा, 1976 में। इंडिया इसका मेंबर कब बना, 1976 में। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया के पॉइंट्स को याद रखना है। इंडिया बिकम इट्स मेंबर इन 1973। International trade in all wild flora and fauna in general and species covered under the convention is regulated by provision of the Wildlife Protection Act 1972। इसी के दौरान एक एक्ट भी बनाया गया है, इसका सिर्फ आपने ईयर याद रखना है, कौन सा, प्रोविजन ऑफ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 का एक्ट। ठीक है, ये आपको मैच द कॉलम में ईयर्स में पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू दिस इन ईयर्स, ये आप लोगों को ईयर्स में पूछा जा सकता है, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, बिल्कुल। चलो ये भी मैं बता देता हूं, रुको।
फ्लोरा से आपको कुछ समझ आ रहा है? फ्लोरा, फ्लो से क्या याद रखोगे? फ्लो मतलब फ्लावर्स, है ना? फ्लो से क्या याद रख सकते हो? फ्लावर्स मतलब प्लांट्स, है ना? देखो, फ्लोरा इज डिफाइंड एज द ऑल नेचुरली अकरिंग नेटिव प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। एक किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो नेचुरली प्लांट्स अकर करते हैं वो फ्लोरा होते हैं। और जो फ्योना होगा इज ऑल द एनिमल लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो पेड़ पौधे हैं वो फ्लोरा हो जाएगा, और जो पशु पक्षी हैं वो फ्योना हो जाएगा। फ्लोरा आर क्लासिफाइड इनटू नेटिव, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड वीड फ्लोरा। जो मतलब टाइप्स होंगी, जो क्या हो जाएंगी? टाइप्स हो जाएंगी फ्लावर्स की, पशु पक्षी मतलब इनकी फ्लावर्स वगैरह की। और ये जो है इनको साइरोफोना, क्रिप्टोफोना, इनफोना, ये हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जानवरों को किस तरीके से, एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। ठीक है, ये तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से अलग अलग उनकी कैटेगरीज बना दी गई। ठीक है, इसकी अलग अलग कैसे कैटेगरीज बना दी गई। यह बोला हुआ ना, इट इंक्लूड ऑल प्लांट्स, इसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे, फ्योना में सारे एनिमल्स आ जाएंगे। जो फ्लोरा की स्टडी होती है उसको बॉटनी बोला जाता है, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं या जो प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी बोला जाता है, और जो एनिमल्स की स्टडी है उसको जूलॉजी बोला जाता है। जू से याद रख सकते हो जानवर, जूलॉजी, है ना? जानवर रहते हैं वहां पे, पशु पक्षी रहते हैं, तो उसकी स्टडी को क्या बोल दिया जाता है? उसकी स्टडी को जूलॉजी बोल दिया जाता है। जू मतलब एनिमल्स। फ्लोरा इज एट autotrophic, capable of producing their own food. Fauna is heterotrophic, depending upon plants for food. तो जो ये पेड़ पौधे हैं वो अपने लिए खुद से क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये फ्लोरा है, जो फ्लावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। बट जो फ्योना है इसको डिपेंड होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है किस पे? फ्लोरा पे। दे हैव टू डिपेंड अपॉन फ्लोरा, इनको फ्लोरा पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है जी, तो आई होप कि अब आपको ये कन्वेंशन भी अच्छे से समझ आ गई होगी, और साथ में आप लोगों को फ्लोरा और फ्योना का डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद एक नैरोबी डिक्लेरेशन हुई, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के 10 साल के बाद नैरोबी में हुई। इसका पर्पस क्या था? ये उसकी 10 साल कंप्लीट हुए तो उस चीज को चेक करने के लिए ये कन्वेंशन है, या ये जो डिक्लेरेशन हुई थी, क्योंकि उसको 10 साल हो गए थे तो उसके लिए हुई थी। द नैरोबी डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड एट नैरोबी फॉर सेलिब्रेटिंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। तो जो 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके 10 साल पूरे होने की खुशी में, या 10 साल को सेलिब्रेट करने के लिए एक नैरोबी डिक्लेरेशन की गई थी। क्या की गई थी? नैरोबी डिक्लेरेशन की गई थी। द डिक्लेरेशन एनविगेट्स द क्रिएशन ऑफ स्पेशल कमीशन फॉर फ्रेम लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप टू द ईयर 2000 एंड बियॉन्ड। तो इसके अंदर इन्होंने क्या टारगेट दिया? इन्होंने बोला कि हम लॉन्ग टर्म के लिए 18 से 20 साल के लिए क्या करेंगे? 20 इयर्स के लिए प्लान करेंगे, और उस प्लान को इंप्लीमेंट करके एक लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हम लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अचीव अवर लॉन्ग टर्म टारगेट्स। ठीक है जी, तो ये डिक्लेरेशन इससे रिलेटेड थी कि हम पिछले 10 साल में जो हुआ उसको तो चेक करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जो आने वाले 18 से 20 साल है, मतलब जो 21वीं सदी की शुरुआत हो रही है, उसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे अचीव करना चाहते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। राइट। उसके बाद वियना कन्वेंशन को मैं बाद में पढ़ाता हूं, चलो पढ़ ही लेते, साथ में पढ़ लेते। उसके बाद एक वियना कन्वेंशन थी। अब जो वियना कन्वेंशन थी
इसकी शुरुआत तब हुई जब एंटार्क्टिका में हमें ओजोन लेयर में एक होल नजर आया। ठीक है जी। ओजोन के लिए सबसे पहली जो कन्वेंशन हुई थी वो वियना कन्वेंशन हुई थी, जो 1985 में अडॉप्ट की गई थी, बट फोर्स में कब आई? 1988 में, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड इट्स मोनोट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर आर डेडिकेटेड। तो उसके बाद वियना के बाद मोनोट्रियल प्रोटोकॉल भी हुई थी। वो जो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल थी वो किस पे थी? वो ओजोन को जो सब्सटेंस डिप्लेट करते हैं। ठीक है जी, मैं यहां पे लिख देता हूं। जो ओजोन की प्रोटेक्शन की बात हुई वो किसमें हुई? वो वियना में हुई। और जो ओडीएस, जो ओजोन को डिप्लेट करने वाले, मतलब ओजोन को खत्म करने वाले, ओजोन के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले जो डिप्लेट है, डिप्लेट करना मतलब जो तबाह कर रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओडीएस, उसके लिए मोनोट्रियल प्रोटोकॉल होती है। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। विद 197 पार्टीज इट इज वन ऑफ मोस्टली वाइडली रेटिफाइड ट्रीटीज इन यूनाइटेड नेशंस। तो जो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल थी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कन्वेंशन हुई थी। की प्रोविजन, इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल एफर्ट टू, तो ये ओजोन के लिए ही क्या करती है? काम करती है। इसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं था, ठीक है, इसके अंदर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं था। इंडिया है जो वियना कन्वेंशन का पार्ट बना था 1991 में, और मोनोट्रियल प्रोटोकॉल का पार्ट बना था 1992 में। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने। वियना मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, वियना लीगल बाइंडिंग नहीं थी। 1985, 1988, acting as a framework for the international effort to protect ozone, but it does not have legally binding obligation। ठीक है, ये लीगल नहीं थी, मतलब किसी भी कंट्री पे इसको लीगली बाइंड नहीं किया था कि आपने इसको करना ही करना है, जो भी इसके टारगेट्स हैं। बट ये जो ओजोन को डिप्लेट करने वाले थे ना, जैसे सीएफसी वगैरह, उसको रिमूव करने के लिए यहां पर क्या किया गया था? काम किया गया था। बट जो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल थी ना, वो लीगल थी, इसी वजह से वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल थी, वो लीगल थी, इस वजह से ही वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई। बट वियना लीगल नहीं थी, राइट? तो ये उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको ब्रुंडलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर 1983। देख लो एक बार इसको। देखो, पेपर क्लियर करना है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी इच्छा है ना? अगर पेपर क्लियर करना चाहते हो तो याद कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर रहने दीजिएगा, क्योंकि हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ पढ़ाना। 190 पार्टीज मतलब इतने मेंबर्स हैं इसके। रटने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। आज आपने इतना पढ़ लिया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, आज कोई एक कॉन्फ्रेंस को रट्टा मार लो, थोड़ा थोड़ा याद करो ना। एक ही दिन में कैसे याद कर लोगे सब कुछ? जब आप एक ही चीज को 20 बार पढ़ लिया तो अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना? उसके बाद एक ब्रुंडलैंड कमीशन आया, रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर। अब इसको ध्यान से समझना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1983 में। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1983 में। लीगल का मतलब बाइंडिंग सब कंट्रीज पे। अब ये पहली कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई थी जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थीम बनाया। मतलब अभी तक जितनी भी कॉन्फ्रेंस, जितनी भी कन्वेंशन हुई, कहीं पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला था। तो ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस आई जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक तरीके से बस डेफिनेशन दी।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या दी, इसने एक डेफिनेशन दी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम आज की जरूरतों को भी पूरा करेंगे और आने वाले कल को भी खराब नहीं करेंगे, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम आज और कल दोनों को बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि आने वाले कल के चक्कर में आज के चक्कर में हम आने वाले कल को खराब कर देंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पे हमारा टारगेट होना चाहिए। इन्होंने 1983 से लेकर 87 तक की स्टडी पे एक रिपोर्ट बनाई, 4 साल की स्टडी थी, जिस रिपोर्ट का नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। रिपोर्ट का नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। बट आल्सो नोन एज ब्रुंडलैंड रिपोर्ट। ब्रुंडलैंड रिपोर्ट भी इसका नाम था और इसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले बताया था इसकी थीम क्या थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। मतलब उसको इंप्लीमेंट करने के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, दे जस्ट ब्रिंग दिस थिंग इनटू द नोटिस कि भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। The Brundtland Commission report recognized that human resource development in the form of poverty reduction, gender equality, and wealth redistribution was crucial for formulating strategies for environmental conservation. तो इसमें क्या बोला गया कि हमें सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला आइडिया यहीं पे आया था कि हमें, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो पॉवर्टी रिडक्शन हो, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो, सारी चीजों पे हमें फोकस करना है और ये देखना है कि क्या हम इन सारी चीजों को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आइदर वी आर एबल टू अचीव दीज टारगेट्स और नॉट। तो ये इसके अंदर आप लोगों ने मेन पॉइंट याद रखने हैं। कब आया था, क्यों आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बात की गई थी, क्या इसकी थीम थी, कौन सी रिपोर्ट बनाएगी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था। ठीक है, इसके 4 से पॉइंट हैं जो आप लोगों ने याद रखने। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के याद रखने। राइट, न्यू थीम कहां से होगी बेटा, 1987 में जो थीम थी उसी रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आया आईपीसीसी। आईयूसीएन के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर आपको वापस उस स्लाइड पे लेके जाऊं मैं आपको, तो आप लोगों को वहां पे एक पॉइंट बताया था ये वाला कि आईयूसीएन है वो क्लाइमेट चेंज के साथ और डिजर्टिफिकेशन के साथ डील नहीं करता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने नई बॉडी बनाई थी और उसी तरीके से डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए भी उन्होंने एक नई बॉडी बनाई थी। ठीक है, तो अब उस नई बॉडी को पढ़ते हैं, दैट इज आईपीसीसी। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये एक साइंटिफिक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, किसके अंदर आती है, यूएन के अंदर आती है। किसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है। मतलब ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही स्टैब्लिश की गई है, जैसे यूएनईपी सेटअप की गई थी। अब ये 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाई थी 1988 में। किसके द्वारा, एक था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और दूसरा था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था और जो आईपीसीसी की मेंबरशिप है वो ओपन है WM और यूएनईपी के सारे मेंबर्स के लिए। जो आईपीसीसी है ना, ये बेसिकली साइंस और रिसर्च के साथ रिलेटेड बॉडी है। किसके साथ रिलेटेड बॉडी है, साइंस
रिसर्च के साथ रिलेटेड बॉडी है, मतलब ये ऐसा कोई एक्शन नहीं लेती। इसका मेन काम रिपोर्ट प्रेजेंट करना है, इसका मेन काम साइंस, इसका मेन काम रिसर्च करना है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कुछ पॉलिसीज बना सकें, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कुछ टारगेट्स को अचीव कर सकें। और इसकी कोई फ्री अपनी रिसर्च भी नहीं है, जितने भी लोग इसके अंदर काम करते हैं वो सारे वॉलंटरीली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। इसकी जो रिसर्च है उसमें भी ये खुद से कोई रोल प्ले नहीं करती, इसकी जो रिसर्च हो रही है वो भी वॉलंटरली बेसिस पे लोग आके रिसर्च करते हैं। 2007 में 2007 में आईपीसीसी को वर्ल्ड नोबेल प्राइज भी मिला, जो उसने शेयर किया था किसके साथ, एक अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उसका नाम क्या था, एल गोरे। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। एल गोरे और आईपीसीसी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, वो जो प्राइज, जो नोबेल प्राइज है उसको क्या कर दिया गया था, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों को कॉमन दिया गया था, उसको भी मिला था और उसको भी मिला था। तो ये आईपीसीसी है। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाउंडेड द आईपीसीसी, ये मैंने आपको बता दिया। हेडक्वार्टर आप लोगों ने याद रखना है, कहां पे है, जिनेवा। कहां पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आईपीसीसी यूएन की बॉडी है, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक रिसर्च से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करती है, और ये यूएनएफसीसी को कॉम्प्लीमेंट करती है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि यूएनएफसीसी है प्लस आईपीसीसी, ये आपस में मिलके ही काम करती हैं, दोनों को एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री बॉडीज हैं, मतलब अलग तरीके से नहीं काम कर रही, दोनों एक दूसरे को हेल्प करती हैं, दोनों लिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही हैं, पूरक है, आप ऐसा बोल सकते, बिल्कुल। दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ मिलके वर्क टुगेदर, वाइस वर्सा, ऐसे काम होता है इनका, ठीक है। अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 40 मिनट हो गए हमें पढ़ते हुए, फिर उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आईपीसीसी का मेन काम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट प्रेजेंट होगी, रिपोर्ट से फिर आगे के एक्शन लिए जाएंगे, समझ रहे हो ना। आवाज स्टक हो रही है क्या, एक सेकेंड। ओके, आई होप अब चल गया होगा। अरे लास्ट स्लाइड ही है। देखिए नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। यूएनएफसीसी डिजर्टिफिकेशन को नहीं देखता, डिजर्टिफिकेशन के लिए यूएनसीडी एक अलग बॉडी है, वो भी पढ़ेंगे। चलो, अब यहां पर अगर आप इसके एम्स की बात करो, द एम्स ऑफ आईपीसीसी आर टू असेस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू, क्लास के बाद भी बना सकते हो नोट्स बेटा, क्योंकि जितना स्लो मैं पढ़ाता हूं ना, पूरी अन अकेडमी पे कोई नहीं पढ़ाता, किसी की क्लास में भी चले जाओ, जितना मैं तीसरी क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, लोग ये सारी चीजें 1 घंटे में पढ़ा देते हैं। मैं सबसे स्लो पढ़ाता हूं अन अकेडमी पे, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद जाके चेक कर लीजिए, हवा बना देते हैं।
तो जितना क्लास में लिखा जा होंगे बाद में पीडीएफ सबसे पहले ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है उसमें ये बताती है कि इंसानों की वजह से क्लाइमेट को कैसे चेंज हो रहा है, हमारी वजह से इन्वायरमेंट पे क्या बैड इफेक्ट हो रहे हैं और इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल, क्योंकि नाम से ही, इसके नाम में ही क्लाइमेट चेंज है। मिटिगेशन मतलब एक तरीके से खत्म करना। क्लाइमेट चेंज किसकी बात हो रही है? क्लाइमेट चेंज, कि किस तरीके से ये जो इन्वायरमेंट, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, हमारे जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शंस है उसको कैसे कम किया जा सकता है। ये जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं वो क्या बोलती हैं? In accordance with its mandate, the IPCC prepare at regular interval comprehensive assessment report on scientific, technical and socio-economic information relevant for अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। तो देखो, घूम फिर के एक ही बात आ रही है कि जो हमारी वजह से, इंसानों की वजह से इन्वायरमेंट पे असर हो रहा है, जो इन्वायरमेंट की वजह से असर हो रहा है उस पे फोकस करने की जरूरत है। उसको कम करने की जरूरत है। ये तो इसका एक्सट्रीम मेन पर्पस यही है, क्योंकि इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है? आईपीसीसी, दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। उसके बाद कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं इसकी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटी छोटी रिपोर्ट्स, जैसे रीजनल इंपैक्ट क्या हो रहा है, इमिशन के सिनेरियोस क्या हैं, कितना लैंड यूज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की, समझ रहे हो ना? छोटी छोटी रिपोर्ट्स और भी आ जाती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन रिपोर्ट इसकी जो असेसमेंट रिपोर्ट एआर बनती है वो पूरी की पूरी किसको फोकस्ड होती है? क्लाइमेट चेंज को लेकर। वो पूरी की पूरी किसको फोकस होती है? वो पूरी की पूरी बेटा क्लाइमेट चेंज को फोकस होती है, राइट? अब यूएनसीईडी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो वाले टॉपिक शुरू हो गए हैं जो एनटीए हर बार पूछता है। अर्थ समिट, आप लोगों को पता होगा 1987 वाला जो अवर कॉमन फ्यूचर है, वहां पर एक बात बोली गई थी। क्या, किस चीज के बारे में बोला गया था? वहां पर बोला गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक तरीके की डेफिनेशन दी गई थी।
क्या किया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी। अब उसी डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए या उसी डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए अर्थ समिट की गई, जिसको यूएनसीईडी भी बोला गया, जिसको रियो समिट भी बोला गया। कहां पे हुई थी? ब्राजील में। कब? 1972 में। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट फेमसली कॉल्ड द अर्थ समिट 1992, 1992 में यह समिट हुई थी। 3 से लेके 14 जून तक 1992 में रियो डी जनेरो ने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? कि लोगों को एसडीजी के बारे में अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, क्यों हमें आज के फ्यूचर के हिसाब से, आज के प्रेजेंट को और आने वाले फ्यूचर को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो अर्थ समिट है 1992 में, more than 190 countries participated in the event, pledging their contribution for the sustainable development target at national and local level. तो 190 से ज्यादा कंट्रीज ने यहां पर एक शपथ ली ये देखने के लिए कि हमें लोकल और नेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे टारगेट है उसको अचीव करना है। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वन थिंग। इसी चीज को फोकस बना के पहले आपके पास एमडीजी के गोल्स बने थे। एमडीजी के बाद हमारे पास आज जो गोल्स चल रहे हैं वो एसडीजी के चल रहे हैं। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, गोल्स। और इन गोल्स के लिए हर कंट्रीज, ये है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये पढ़ेंगे आगे क्लास में, एक पूरी क्लास इन्हीं पे होगी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये 2000 से लेके 2015 तक थे, ये 2015 से लेके 2030 तक है। इसी के बेसिस पे हमारा हर 2 साल के बाद या 1 साल के बाद एक नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स आता है, जिससे इस बार भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूरे इंडिया की एज अ होल और हर स्टेट की अलग अलग रिपोर्ट बताई जाती है कि ये जो 17 टारगेट्स हैं उसमें कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है, कौन सा स्टेट बुरा कर रहा है। इसमें अगर आप देखें तो केरला था ना, हाँ, केरला टॉप पे था इस साल स्टेट्स के हिसाब से। अगर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो केरला सबसे ऊपर था, और अगर यूटी के हिसाब से देखा जाए तो चंडीगढ़ सबसे ऊपर था। यूटी के हिसाब से चंडीगढ़, तो सबसे लास्ट बिहार था। सबसे लास्ट पे क्या था? बिहार था। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल मीटिंग हुई थी। उसके बाद फिर 10 साल के बाद, जिसको रियो +10 बोला गया, 2002 में फिर से ये मीटिंग होती है। कहां पे होती है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। कहां पे होती है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, 1992 के 10 साल के बाद। उसको WSSD का नाम दिया जाता है। और तीसरी मीटिंग 2012 में होती है फिर से रियो में, रियो +20, जिसको UNCSD का नाम दिया गया। इनके नाम और इनके तीनों के ईयर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने याद रखना।
जहां इनके नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहीं पर ठीक है जी। चल तो रहा है, मैं दोबारा बोल देता हूं। इस समिट को इस समिट क्या सो रहा है, रुको। मैं दोबारा पढ़ा देता हूं, ठीक है, पिछली स्लाइड से दोबारा पढ़ा देता हूं, यहां से दोबारा पढ़ा देता हूं। तो अभी मैं बता रहा था कि एसडीजी के जो हर साल का इंडेक्स आता है जिसमें नीति आयोग है वो अपना हर फिक्स करते हैं, जिसमें केरल है वो पहले नंबर पे चल रहा है और यूटी है वो सेकंड नंबर पे चल रहा है। यहां से दोबारा बता देता हूं कि ये जो पहली हुई थी वो डी में हुई थी कब, समिट 1992 में हुई। भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये आवाज स्टक हो रही है, मुझे नहीं पता कि आवाज क्यों स्टक हो रही है क्योंकि मेरा इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है। चलो इनको अब क्लियर है तो मैं पढ़ा देता हूं, नहीं तो फिर इसको दूसरे पेज पे ओपन कर लेता हूं। रुक जाओ, फिर 1 मिनट वेट करो। देखिए मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, मैं पहले बता रहा हूं, अनअकैडमी के सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है कई बार। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा पढ़ा देता हूं। यूएनसीईडी, जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, रियो डी जनेरो में हुई थी 1992 में। अब 1987 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के बारे में बोला गया था, उन्हीं गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इसको अप्लाई किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी एब्रीवेशन क्या है, यूएनसीईडी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। और इसका मेन पर्पस था लोगों के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके अवेयरनेस लेके आना, लोगों को बताना कि हमें एनवायरनमेंट को बचाने की जरूरत है, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। 190 से ज्यादा कंट्रियों ने इसमें भाग लिया और उन्होंने अपना शपथ लिया कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे, हम अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। इसके 10 साल के बाद फिर से एक डेक्लेरेशन होती है जिसको बोला गया रियो +10, उसका नाम था WSSD, दैट स्टैंड फॉर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो 10 बोला गया उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया रियो 10 का।
और उसके फिर अगले 10 साल के बाद या 1992 के 20 साल के बाद 2012 में फिर से रियो में ही एक और समिट होती है, रियो +20। ये कहां पे हुई? ये रियो में होती है और इसका नाम क्या था? UNCSD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब तो क्लियर है। चलिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसमें आप लोगों ने सिर्फ ईयर याद रखना है। इन्होंने एक कमीशन बिठाया, एक कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या नाम दिया गया? कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो रियो समिट हुआ था, इसके अंदर टोटल 27 अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स बनाए गए। क्या किया गया बच्चे? 27 तरीके के प्रिंसिपल्स बनाए गए, जिन प्रिंसिपल्स के बारे में ये बोला गया, बारे में ये किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना। चलिए, यहां तक सभी को समझ आ गया? मेन पॉइंट जो इसके अंदर हैं, जो आप लोगों ने याद रखने, ठीक है जी। तो ये रियो के बारे में है। रियो की फुल फॉर्म, 27 प्रिंसिपल, कौन सा कमीशन बनाया गया, कब रिपोर्ट आई, वो सारी चीजें आप लोगों ने क्या करना है? नोट डाउन करना है, उसको अपने दिमाग में बिठा देना। अब इसने कौन से इश्यूज को टच किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको रिप्लेस किया जाए रिन्यूएबल के साथ। समझ रहे हो ना? जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको रिप्लेस किया जाए किसके साथ? जो सोलर एनर्जी है ना, विंड एनर्जी, ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, किससे? एनर्जी के। एनर्जी के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी, जो हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो एकदम लिमिटेड है। और अगर हम इसी तरीके से उनको इस्तेमाल करते रहे, अगर हम इसी तरीके से बड़े लेवल पे उन रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहेंगे तो जल्दी ही वो सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। क्या हुआ? आप लोगों के कमेंट क्यों नहीं चल रहे? चल रही है या नहीं चल रही? कोई बताएगा मुझे? क्या? आई एम सॉरी, मुझे नहीं खुद पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं बट नहीं हो पा रहा। चलो कोई बात नहीं, होता है यार कभी कभी टेक्नोलॉजी, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेट्स कम टू द क्लास अगेन। हम रियो समिट के बारे में बात कर रहे थे कि इसने कौन कौन से टारगेट को फोकस किया। तो सबसे पहले तो यही था कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस किया जाए किसके साथ? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के द्वारा। ये देखा जाए कि पोल्यूशन से और स्मोक से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको किस तरीके से किया जा सकता है, और पानी की लिमिटेड सप्लाई को टारगेट किया जाए। समझ रहे हो ना? अल्टीमेटली ये घुमा फिरा के आपको एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमें भाई सिर्फ और सिर्फ SDG के बारे में ही सोचना है। हमें सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही सोचना है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो हम जिंदा रहेंगे, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट करने की अप्रोचेस हैं, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
इंप्लीमेंट करने की टेक्निक्स हैं तो हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। अब ये वाली स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अब इसको ध्यान से सुनिएगा। आई होप कि सब कुछ सही चल रहा हो। जब अर्थ समिट हुआ ना तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स आए थे। सबसे पहले रियो डिक्लेरेशन, प्रिंसिपल इंटेंडेड टू गाइड कंट्रीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको बात बता दी है। कितने प्रिंसिपल्स थे? 27 प्रिंसिपल्स कि 27 प्रिंसिपल्स थे जो अलग अलग कंट्रीज को गाइड कर रहे थे, अलग अलग देशों को इस चीज के बारे में बता रहे थे कि हमें अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, कि हमें अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, व्हाट शुड बी अवर अप्रोच। उसके बाद कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल बनाए गए, जंगल से रिलेटेड। ये भी नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था, हर तरीके के फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कि कंजर्व करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है हर तरीके के जंगल्स की। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट वाज एजेंडा 21। जो नेक्स्ट था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट वाज एजेंडा 21। अब ये जो एजेंडा 21 था, ये क्या था? ये ऐसा था कि हम 21वीं शताब्दी के लिए, जो 21वीं सदी आ रही है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। 21 का मतलब यहां पर क्या है? 21st सेंचुरी। ये जो 21st लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या था? 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की बात हो रही थी। इट वॉज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। एजेंडा, आपको पता है एजेंडे का मतलब क्या होता है? एक्शन प्लान। एजेंडा का मतलब क्या एक्शन लेने वाले हैं हमें ना, बोलते हैं ना कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, उस एक्शन को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एक्शन प्लान बनाया गया वो एजेंडा 21 के अंडर बनाया गया। इट इज एन एक्शन एजेंडा फॉर द यूएन एंड द अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। तो इसके अंदर ऐसी पॉलिसीज के बारे में बात की गई, ऐसी फ्रेमवर्क के बारे में बात की जिसको सब लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर वो चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, हर लेवल पे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इट्स एम इज अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अल्टीमेट एम क्या था? कि हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इस रूल को अप्लाई करके हम वो टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इनिशिएटिव इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। मैंने अभी आपको बताया कि इसका मेन एम यही था कि फिर चाहे कोई लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई नेशनल गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट के पास एक प्लान होना चाहिए कि अपने एरिया के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लेके आएंगे, हाउ वी विल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आवर एरिया, राइट। देखो, इट इज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ यूएन। नॉन बाइंडिंग मतलब किसी पे बाइंडिंग, बाइंडिंग का समझ रहे हो ना, जो करना ही पड़ता, मतलब इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, नॉट लीगल। अगर नहीं भी हुआ तो कुछ कहेगा नहीं कोई, समझ रहे हो ना। बाइंडिंग में तो ऐसा हो गया कि अगर बाइंड कर दिया तो आपको वो पूरा करना ही पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। ये हो गया नॉट कंपल्सरी, कि ये कंपल्सरी नहीं है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इट इज एन आउटकम ऑफ द अर्थ समिट 1992। ठीक है, ये अर्थ समिट 1992 का एम था। द नंबर 21 रेफर्स टू द 21st सेंचुरी। इट्स एम इज अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं ना 2015 से, तब से उन्होंने एजेंडा 2030 कर दिया। ये जो पहले एजेंडा 21 होता था ना, अब इसको कन्वर्ट कर दिया 2030 में। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि 2030 तक हम इन सारे एम्स को, ये जो हमारे जितने भी टारगेट्स हैं, इनको हम क्या कर लें? अचीव कर लें। ये जो हमारे टारगेट्स हैं, ये जो हमारे एम्स हैं, उन सभी एम्स को हम 2030 तक क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे।
अब उसके साथ इसके अंदर कुछ और भी एग्रीमेंट्स हुए थे। तो ये तो क्या थे, ये तो 3 डॉक्यूमेंट थे ना, ये तो 3 डॉक्यूमेंट आए जी, रियो डिक्लेरेशन हुआ, फॉरेस्ट प्रिंसिपल हुआ और एजेंडा 21, ये तो डॉक्यूमेंट्स आए। उसके साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी सामने आए। कौन कौन से? An important achievement of summit was an agreement on climate change which turned into Kyoto Protocol and Paris Agreement. यहां पर एक क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन हुई थी, जिसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ और पेरिस समिट भी हुआ। 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करने के लिए निकले, किससे? रियो कन्वेंशन से। 1992 में जो रियो कन्वेंशन हुई उससे तीन एग्रीमेंट आए, जो तीनों ही क्या थे, एक तरीके से लीगली बाइंडिंग थे। कौन कौन सा? सबसे पहला कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कौन सा? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नाम से ही पता चलता है आप लोगों को, इसका अल्टीमेट एम क्या था? बायोडाइवर्सिटी को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना। इसका अल्टीमेट था डिजर्टिफिकेशन को टारगेट करना, और इसका अल्टीमेट एम था क्लाइमेट चेंज को टारगेट करना, कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को टारगेट करके क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे सही कर सकते हैं। ये इसका अल्टीमेट एम था, राइट। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। 1997 में एक रियो 5 भी हुई थी, रियो +5, समझ रहे हो ना। ये कहां पे हुई थी? 1997 वाली असेंबली हेल्ड स्पेसिफिक, ये न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में रियो तो अनबाइंडिंग है, बट रियो के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट आए थे, एग्रीमेंट आए थे, वो बाइंडिंग हो गए। इसमें यह बोला गया था कि जो अभी तक प्रोग्रेस हो रही है वो अनइवन हो रही है। अभी तक जो प्रोग्रेस हो रही है ना, जितनी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, वो अनइवन हो रही है, बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं। तो उन इक्वालिटीज को क्या करने की जरूरत है? हाँ, प्लस ये ईयर्स है ना, +5, मतलब 5 साल के बाद 92 में हुई थी, तो उससे 5 साल के बाद हुई 97 में, इस वजह से उसको रियो +5 बोल दिया। फिर 2002 में हुई, उसको रियो +10 बोल दिया। फिर 2012 में उसको रियो +20 बोल दिया। तो अल्टीमेट जो एम था, मतलब जो मेन बॉडी थी, जो मेन एग्रीमेंट हुआ था, वो 2012 में ही हो रहा। उसके बाद फिर रियो 10 हुआ, ये साउथ अफ्रीका में हुआ। कहां पे? जोहान्सबर्ग। ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ये 2002 वाला जो रियो +10 हुआ, ये जोहान्सबर्ग में हुआ। इसने एजेंडा 21 की फुल इंप्लीमेंटेशन कर दी रीजनल लोकल लेवल पे। ये 10 साल का फॉलो अप था। और कमिटिंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही पहले वाली बात थी, इसने कुछ नया नहीं बोला। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? एजेंडा 21 को फुल इंप्लीमेंट कर दिया, कि सारे देशों के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया, या सारे देशों को ये बोल दिया गया कि आप अपने अपने देश में इसको अचीव करने के लिए काम करो, अपने अपने देश में कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप उसके बारे में बात करो। और फिर जो रियो +20 हुआ, वो 2012 में फिर से रियो में आ गया। वो फिर से कहां पे आ गया? रियो में आ गया। पहले रियो में हुआ 1992 में, 1997 में न्यूयॉर्क में, 2002 में जोहान्सबर्ग में, और फिर से 2012 में ये कहां पे आ गया? रियो में आ गया। अगले 20 साल एजेंडा 21 को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। 20 साल था रियो अर्थ समिट। In 2012, United Nations Conference on Sustainable Development also held in Rio and also commonly called Rio +20 Rio Earth Summit। और इसका एक आउटकम हुआ, मतलब इस मीटिंग से एक डॉक्यूमेंट बाहर आया, जिस डॉक्यूमेंट को क्या नाम दिया गया? द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट एक डॉक्यूमेंट सामने आया था। अरे बेटा, रियो तो सिटी का नाम है ना, रियो की फुल फॉर्म नहीं है। रियो इज सिटी इन ब्राजील, ब्राजील की राजधानी है।
यहां पर फ्यूचर वी वांट है। इससे पहले 1987 में जो डॉक्यूमेंट बना था उसका नाम क्या था? आर कॉमन फ्यूचर। ये कंफ्यूज नहीं होना। वहां पर जो बना था वो बना था आर कॉमन फ्यूचर, और यहां पर क्या एजेंडा है? द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। इश्यूज वही थे पहले वाले ही, कुछ खास नहीं था। एजेंडा 21 को रिफाइन किया गया। इट वाज थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले वाला ही पॉइंट है। हाँ, ये वाली स्लाइड लास्ट है, इसको एक बार देख लीजिए। इस पे तीनों के नाम, तीनों की फुल फॉर्म, तीनों की जगह और तीनों के ईयर्स लिखे हुए हैं। अर्थ समिट, अर्थ समिट, अर्थ समिट पहली हुई 1992 में रियो में, 2002 में जोहान्सबर्ग में, 2012 में रियो डी जेनेरियो में। इसको यूएनसीईडी बोला गया, इसको यूएनसीएसडी बोला गया, इसको डब्ल्यूएसएसडी बोला गया। ये भी आपको डायरेक्ट मैच द कॉलम में क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन वो 1997 वाली नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 1997 वाली इतनी इंपॉर्टेंट है। सर बोर हो गए तो चले जाइए, आपको हम कुछ नहीं कहते। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये सारी चीजें ना बताया मत करो, निकल लिया करो खुद ही। जब आपका दिल करता है ना तो खुद ही छोड़ के चले जाया करो, बाकी लोगों को मत बताया करो। अपनी भावनाएं अपने तक रखा करो और चुपचाप से निकल जाया करो क्लास से। क्योंकि मैंने आपको इस यूनिट को शुरू करने से पहले ही ये चीज बता दी थी कि ये यूनिट ही ऐसी है, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक तरीका तो इसका ये है कि आप खुद से पढ़ लो, भाई मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, है ना। एक तरीका तो ये है कि आपको मैं पूरे नोट्स दे देता हूं, आप इसको पढ़ लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि भाई जितना मैं पढ़ा सकता हूं उतना पढ़ लीजिए, बाकी थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए, है ना। हाँ, वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको पढ़ना है। क्लियर है जी? क्लियर है? तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1992 में यूएनसीईडी हुआ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। 2002 में डब्ल्यूएसएसडी, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 2012 में यूएनसीएसडी। इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत है तो बताइए। राइट, चलिए। ओके, लेट मी जस्ट चेक कि और इसमें क्या है। ओके, तो अभी तक हमने 1948 से लेके ऑलमोस्ट बीच में कुछ रह गए हैं, आप 1992 तक ही मान के चलो, इतनी जर्नी हमने कवर कर लिया। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अभी और भी है, एक क्लास और लगेगी इसमें, क्योंकि देखो ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको नंबर पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वजह से मैं बड़े आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको बर्डन भी ना हो और आप डेली बेसिस पे उसको रिकॉल भी कर सको, रिवाइज भी कर सको। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि यहां से आता ही आता है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे, भागना नहीं है हमें कहीं। बस ये है कि हाँ, डेली बेसिस पे रिवीजन जरूर करते रहो। रिवीजन डेली बेसिस पे होनी चाहिए। जो रिवीजन है वो आप लोगों की डेली बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे। यहां से पेज से कल शुरू करेंगे, दैट इज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। इसके बाद मोनोट्रियर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, भी काफी सारी चीजें हैं इसमें, टेंशन मत लो। काफी सारी चीजें हैं इसमें, अभी खत्म नहीं हुआ, एक आधी क्लास और लगेगी, हो सकता है 2 भी लग जाए। बट टारगेट यही है कि इसको हम पूरा रट लें, इसको पूरा रट लें, पूरा दिमाग में बिठा लें, ताकि इससे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप लोगों का कवर हो जाए। अरे PYQ भी हो जाएगा यार, तुम लोग ना एक तो इधर उधर बहुत भागते हो, ये मत करा करो। जितना पढ़ा रहा हूं, जो चीजें चल रही हैं
उसको फोकस रखा करो। इसी वजह से तो तुम्हें क्लास में समझ नहीं आता। आधे लगे होते हैं कि सर ये कब होगा, सर वो कब होगा, सर करंट अफेयर भी कब होंगे, सर ये जो हो रहा है वो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये भी तो तुम्हारे सिलेबस का ही है ना, ये भी तो सिलेबस में ही आना है ना। अगर ये नहीं आएगा तो पीवाईक्यू भी कैसे बना लोगे, है ना। तो इस वजह से आराम से बैठा करो, क्लास हो रही है तो उस क्लास को अच्छे से किया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बेटा, क्लास के बाद 1-1.5 घंटे के बाद पीडीएफ आ जाती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाय।